श्यामला को मेरे पास छोड़कर जीवन राम चला गया, लेकिन लेकिन मैं जीवन राम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि वह आकर अपनी श्यामला को ले ले। मेरी वेदना अब मुझे असहाय हो रही है। 1 वर्ष हो गया जीवन राम को गए हुए। यह 1 वर्ष एक युग के समान लगा है मुझे। यह 1 वर्ष और बीता श्यामला के साथ, लेकिन इस श्यामला में और पिछली श्यामला में कितना अंतर है, आप लोग नहीं समझ सकेंगे। और इस अंतर को समझ सकना मेरे लिए भी संभव नहीं है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस खेती की जिसे पाला मार गया हो, उस रक्त की जो ठंडा पड़ गया हो, उस अस्तित्व की जो भावना विहीन हो गया हो? क्या आपने पानी को सड़ते देखा है? क्या आपने रुकी हुई हवा की घुटन का अनुभव किया है? जीवन राम के अभाव में मैंने श्यामला को कभी रोते नहीं देखा, पर मैं कहता हूँ कि मैंने उसके मुख पर उल्लास की कोई छाया भी तो इस 1 साल में कभी नहीं देखी। निष्प्रभ और पथराई हुई सी आंखें जो अविकल प्रतीक्षा करते करते धुंधली सी पड़ती जा रही थीं। चेहरे पर विषाद की एक पीली रेखा जिसने उसके मुख को एक प्रकार से विकृत बना डाला था। और मैं सच कहता हूँ कि मुझे श्यामला के सामने जाते डर लगता था, लेकिन वही श्यामला अब अधिक से अधिक मेरे निकट आने लगी थी। उसकी ममता मुझ पर केंद्रीभूत हो रही थी। मेरे सामने वह अपनी व्यथा को दूर हटा देने का पूरा प्रयत्न करती थी। ऐसा दिखता था कि अपने जीवन में जबरदस्ती घुसने वाली मृत्यु की निष्क्रियता को अपना समस्त बल लगाकर अपने से हटाने के प्रयत्न में वह लगातार रत है। वह अक्सर मेरे ऑफिस में चली आती और चुपचाप घंटों मेरे सामने बैठी रहती थी। अगर मैं उसके यहाँ किसी दिन न गया तो खुद मुझे कहीं न कहीं से ढूंढ निकालती थी। ऐसा लगता है कि उसे मुझसे अलग रहने में बड़ी पीड़ा होती थी। मुझे अपने कामकाज के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता था, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, और मैंने श्यामला का मन बहलाने के लिए उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन वह तैयार नहीं थी। अगर मेरी गैर हाजिरी में कहीं मेरा जीवन लौट आया, नहीं ज्ञानचंद जी आप जाइए, मैं उसका इंतजार करूंगी। और फिर कुछ सोच कर वह कह उठती, ज्ञानचंद जी जरा आप पता लगाइएगा जीवन राम कहाँ है, किसी बड़ी शहर में ही होगा। अगर मिल जाए तो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आइएगा, बेचारे की बड़ी खराब हालत होगी। वह कोई काम ठीक तौर से नहीं कर सकता। लेकिन जीवन राम का कहीं पता नहीं चला। मैंने ही नहीं, मेरे मित्रों ने भी जीवन राम को खोजने का कितना ही प्रयत्न किया, लेकिन सब बेकार। इस अदृश्य में वह लोप हो गया जाकर मेरी समझ में न आ रहा था। धीरे धीरे मैंने जीवन राम के लौटने की आशा छोड़ दी। न जाने कितने लोग इस दुनिया में अनायास ही लोप हो जाया करते हैं। अनजाना आदमी, न उसका पता न ठिकाना, वह मरता है और उसका शव ठिकाने लगा दिया जाता है। उसका फोटोग्राफ तक नहीं लिया जाता। कितने लावारिसों के फोटोग्राफ लिए जाएं। अखबारों में अनजाने आदमियों के मरने की खबरें मैं देखा करता था, लेकिन जीवन राम का कहीं भी आभास न मिलता था। 1 साल में उसका न कोई पत्र श्यामला के पास आया, न उसकी कहीं से कोई खबर मिली। लेकिन श्यामला निराश नहीं थी। वह निरंतर जीवन राम की प्रतीक्षा में रहती थी। वह जरूर आएगा, मैं जानती हूँ कि वह वापस लौटेगा मुझे पाने के लिए। उफ, श्यामला के सीधे साधे कथन के अंदर वाली असीम करुणा से मैं आज भी कांप उठता हूँ। और 1 वर्ष बाद श्यामला की बात सच हुई कि जीवन राम वापस लौटा। उस दिन तीसरे पहर के समय श्यामला मेरे ऑफिस में आ गई थी। न जाने क्यों आज कुछ बड़ा उदास उदास सा लग रहा था। मौत का एक घुटता हुआ सन्नाटा मैं घर में महसूस कर रही थी और मैं डर कर वहां से भाग खड़ी हुई। आपके काम में हर्ज होगा इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन क्या कहूँ, मैं अपने से ही मजबूर थी। वास्तव में श्यामला का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें कुछ डरी हुई थी और सहमी हुई सी थी। मैं अपना कामकाज समाप्त कर चुका था। कुछ थोड़े से कागज बाकी थे। मैंने कहा, अच्छा किया, इन कागजों पर दस्तखत करके मैं चलता हूँ। घर पर चाय पीकर आज किसी पिक्चर में चलेंगे। 1 साल से जो तुम इस तरह अकेली रह रही हो, घर से बाहर नहीं निकली, इसका असर बुरा पड़ा है तुम पर। श्यामला कुछ देर तक मौन सोचती रही, फिर उसके मुख पर एक करुण मुस्कुराहट आई। आप ठीक कहते हैं, मुझे खुद महसूस हो रहा है कि इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छी बात है, आज पिक्चर देखने चलूंगी। मैं अपनी जिंदगी के इस नाटक से बुरी तरह ऊब गई हूँ। बाहर का ही नाटक देखा जाए। हम दोनों श्यामला के कॉटेज में पहुंचे। श्यामला ने चाय बनाई, लेकिन जैसे श्यामला का मन किसी बात में न लग रहा। उसके अंदर एक तरह की बेचैनी थी जिसे वह न समझ पाती थी और न मैं समझ पाता था। हम दोनों चाय पीने बैठे और उसी समय मकान के सामने आकर एक तांगा रुका और एक कमजोर सी आवाज आई, रानी। श्यामला उस समय टी पॉट से चाय डाल रही थी। स्वर इतना कमजोर था कि मैं उसे सुन न सका था, लेकिन कमरे के अंदर से श्यामला ने उसे सुन लिया। टी पॉट उसके हाथ से छूट पड़ा और सारी चाय फर्श पर फैल गई। श्यामला ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह चिल्ला उठी, जीवन, मेरा जीवन, और वह पागल की तरह कमरे के बाहर दौड़ी। श्यामला के साथ मैं भी कमरे से बाहर निकला। सचमुच तांगे में जीवन राम था। जीवन राम नहीं, उसका अस्थि पिंजर। श्यामला ने सहारा देकर जीवन राम को तांगे से उतारा। उसे वह कमरे में ले आई। जीवन राम के साथ कोई असबाब न था। मैंने तांगे वाले का किराया चुकाकर कमरे में प्रवेश किया। इस बार मैंने उस आदमी को ध्यान से देखा और मैं सिर से पैर तक कांप उठा। क्या यह वही जीवन राम था? उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, उसके गाल बैठ गए थे, उसकी आंखें गड्ढे में थक गई थी। थका हारा और टूटा सा आदमी। श्यामला ने उसे एक कुर्सी पर बिठाया और जीवन राम अस्फुट स्वर में बड़बड़ा रहा था,
हाँ रानी, मैं लौट आया। आखिरकार थक कर और टूट कर मुझे लौटना ही पड़ा। तुम्हें पाने के लिए नहीं, तुम्हें हमेशा के लिए खोने आया। श्यामला रो पड़ी। ऐसा मत कहो मेरे जीवन, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। मेरे जीवन, अब तुम मुझे छोड़ के न जाना। जीवन राम के मुख पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। सच रानी, कितना सहा, कितनी तकलीफ उठाई। जानती हो, सबसे बड़ी तकलीफ थी मुझे तुम्हारी जुदाई की। इतनी बड़ी तकलीफ थी कि मौत की शांति भी मुझे न मिल सकती थी। इसलिए लौटा हूँ वह शांति पाने के लिए। हम दोनों ने एक दफ़ा वादा किया था कि जिंदगी भर हम दोनों साथ रहेंगे, याद है ना? वह वादा निभाने आया हूँ। मैं उठ खड़ा हुआ। वह दृश्य मेरे लिए असहाय था। मैंने श्यामला को संकेत से पास बुलाकर धीरे स्वर में कहा, बहुत बीमार मालूम होता है, मैं डॉक्टर माथुर को भेज देता हूँ। इसका इलाज कराओ। जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहला देना, और देखना इसके मस्तिष्क को और कोई धक्का न लगे। श्यामला को अब वास्तविक स्थिति का पता चला। जल्दी से डॉक्टर को भेजिएगा। हाय मेरे जीवन को क्या हो गया है? और फिर जैसे अपने को धोखा देते हुए वह बोली, नहीं ज्ञानचंद जी, वह हारा और टूटा हुआ आदमी है। उसे मोहब्बत और हमदर्दी की ज़रूरत है। वह अच्छा हो जाएगा, मैं उसके पास हूँ। मैं चला आया श्यामला को जीवन राम के पास छोड़कर। डॉक्टर माथुर को फ़ोन करके मैंने श्यामला के यहाँ भिजवा दिया। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। मुझे और कुछ करना भी नहीं था। बहुत संभव है श्यामला की बात ही सही हो, और ऐसी हालत में मेरा श्यामला के यहाँ जाना अनुचित होगा। 3 दिन तक श्यामला से मुझे कोई खबर नहीं मिली। शायद वह मेरे अस्तित्व को ही भूल गई थी। जीवन राम की उस बीमारी में जी जान से वह जीवन राम की सेवा करती रही, जीवन राम को बचाने का प्रयत्न करती रही। और मैं भी श्यामला के यहाँ नहीं गया, क्योंकि मेरी वहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं अपनी उपस्थिति से उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता था। लेकिन मैं चिंतित अवश्य था। जो कुछ मैंने देखा था उससे मुझे लग रहा था कि जीवन राम का अंत आ गया है। वह मरने के लिए ही वापस लौटा है। तीसरे दिन करीब 11 बजे रात को श्यामला का नौकर मेरे यहाँ घबराया हुआ आया। मैं उस समय बिस्तर पर लेट गया था। उसने कहा, रानी जी ने आपको इसी वक्त बुलाया है। क्यों, क्या बात है? मैंने उससे पूछा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद वह उत्तर जानता भी नहीं था, और इस उत्तर को मैं जानता था। मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहने और श्यामला के यहाँ पहुँचा। श्यामला जीवन राम के सिरहाने बैठी थी, और जीवन राम चुपचाप पड़ा था बेहोशी की हालत में। फटी हुई सी आंखों से मेरी ओर देखते हुए श्यामला ने कहा, आज शाम से यह बेहोश है। शायद शायद इस शायद के आगे वाले शब्दों को मैं नहीं जानता था, और श्यामला की जबान पर वे शब्द आकर रुक जाते थे। मैंने एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? मैं अभी उसे बुलाकर लाता हूँ। डॉक्टर अभी अभी गया है, उसने उम्मीद छोड़ दी है। श्यामला खिसक उठी, और इसी समय जीवन राम ने आंखें खोली। ऐसा लगता था जैसे वह श्यामला की बात सुन रहा था, और उसकी बेहोशी टूट गई थी। हाँ रानी, मैंने उम्मीद छोड़ दी है। नहीं, उम्मीद ने मुझे छोड़ दिया है। बेसहारा रानी, मेरा अंत आ गया है। शायद हर एक चीज़ का अंत होता है, सुख का, दुख का, उम्मीद का और बेबसी का। और जीवन राम यह कहते कहते हाँफने लगा। श्यामला ने जीवन राम का सिर अपनी गोद में दे दिया। मेरे जीवन, मैं तुम्हारी खुशी हूँ, मैं तुम्हारी उम्मीद, और मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम अच्छे हो जाओ। जीवन राम के मुख पर अथाह करुणा आ गई। नहीं मेरी रानी, सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी नहीं हो, क्योंकि मेरी ही कोई हस्ती नहीं है। बहुत चाहा कि मैं अपनी हस्ती को पा जाऊँ, जो तुम्हें पकड़कर अपने साथ बांध सकूँ, लेकिन यह नहीं हो सका। 1 साल घूमा पागल की तरह, दर दर की ठोकरें खाई, दुनिया के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, भूखो रहा और सड़कों पर सोया। बस एक चाह थी कि किसी तरह कहीं से 20,000 रुपये पा जाऊँ और तुम्हें वापस ले सकूँ, लेकिन यह हो न सका। मैं बड़ा अभागा हूँ, और उस समय मुझे बोलना पड़ा। जीवन राम, श्यामला को वापस लेने की बात ही नहीं उठती, वह तुम्हारी है। आज जीवन राम को अनुभव हुआ कि उस कमरे में मैं भी मौजूद हूँ। उसने अपनी धुंधली सी आंखों से मुझे देखते हुए कहा, कौन? ज्ञानचंद जी। आंखों के आगे एक अंधेरा सा घिरता आ रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं देख सकता। ज्ञानचंद जी, मैं भिखारी नहीं, मैं किसी की दया और करुणा नहीं चाहता। आप अच्छे आ गए इस समय। आपको याद है, मैंने एक बार आपसे कहा था कि आपने मेरी स्त्री ली और मैंने आपका रुपया लिया। मैं आपका रुपया नहीं अदा कर सका, मैं आपका रुपया अदा कर भी नहीं सकूँगा, और इसलिए आपसे श्यामला को मैं किसी हालत में वापस नहीं ले सकता। ज्ञानचंद जी, यह रानी आपकी है, एकदम आपकी। मैंने इससे कहा था कि जिंदगी भर हम दोनों एक दूसरे से जुदा न होंगे, लिहाजा मरकर अब मैं इससे जुदा हो रहा हूँ, और इसे आपके हाथ में सौंप कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। कितने कष्ट के साथ और टूटे फूटे शब्दों में जीवन राम ने यह बात कही थी। अंतिम वाक्य कहते कहते उसने रानी का हाथ अपने निर्बल हाथों में कसकर पकड़ा, और फिर एकाएक उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ी और उसका सिर लुढ़क पड़ा। श्यामला जोर से चीख उठी। 1 महीने तक श्यामला अपने मकान में बंद रही। न वह बाहर निकली, न किसी से मिली, मुझसे तक नहीं मिली। मैं श्यामला की ओर बहुत अधिक चिंतित हो गया था। वियोग में घुट घुट कर मरने वालों की कथाएं मैंने पढ़ी। मैं जानता था कि श्यामला का जीवन राम पर अगाध प्रेम था, और बीच बीच में मैं यह भी सोचने लगता था कि क्या श्यामला जीवन राम की मौत के सदमे को सह सकेगी? क्या वह जीवन राम की मृत्यु के बाद जीवित रह सकेगी? मैंने उसका एकांतवास तोड़ने का प्रयत्न किया, पर मैं असफल रहा।
श्यामला अपने कमरे में बंद पड़ी रहती थी। नौकर के सामने भी वह नहीं आती थी। उसका खाना कमरे में पहुंचा दिया जाता था। मैंने एक बार बाहर से ही उससे अपने इस एकांतवास को तोड़ने का अनुरोध किया था। श्यामला ने अंदर से उत्तर दिया था, मैं मरूंगी नहीं ज्ञानचंद जी। यह 1 महीना मैं जीवन राम की आत्मा के साथ बिता रही हूँ। उसकी रूह मेरे साथ है और मैं उससे पूछ रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब उसे देना ही पड़ेगा। इस बीच आप ना आइएगा यहाँ। 1 महीने बाद मैं जवाब पाकर खुद बाहर आऊंगी। आप इत्मीनान रखिए, मैं मरूंगी नहीं। और 1 महीने बाद श्यामला अपने कमरे से बाहर निकली, कृष पीली और मुरझाई हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक तरह की चमक थी जिसे मैं नहीं समझ सका। यह चमक किसी निश्चय की थी या किसी पागलपन की। उसके मुख की कठोरता में एक तरह की दृढ़ता थी। अपने कमरे से निकलकर वह धीरे धीरे सीधे मेरे ऑफिस में आई। उसने पीले रंग की जरतारी वाली साड़ी पहन रखी थी और वह अच्छी तरह से सजी सवरी थी। उसे देखते ही मैं उठ खड़ा हुआ। अच्छा, तो तुम्हारा एकांतवास समाप्त हुआ? बड़ी दुबली हो गई हो। हाँ, जैसे एक लंबी बीमारी के बाद उठी हूँ, श्यामला ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। बीमारी का कोई विकार मेरे अंदर नहीं। दुनिया रंगीन है, जिंदगी इस दुनिया की रंगीनी है ना ऐसा? श्यामला ने मेरी ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। मैं हंस पड़ा। एक बहुत बड़े सत्य को इस 1 महीने की साधना में जान लिया है तुमने। बैठो ना। नहीं, बैठने नहीं आए। हाँ, तो क्या कहा था आपने? इस 1 महीने की साधना में मैंने एक बहुत बड़े सत्य को जान लिया है। नहीं ज्ञानचंद जी, मैं अपने को धोखा नहीं दूंगी। इस 1 महीने की घुटन में मैं कुछ भी नहीं जान सकी, केवल एक चीज के निकट पहुंच सकी। मैं घुटन की पराकाष्ठा। घुटन की पराकाष्ठा तो मौत है। और उसने मेरा हाथ पकड़कर उठते हुए कहा, इस घुटन से दूर भागने में ही हम लोगों का कल्याण है, अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं। चलिए मेरे साथ। आज 1 महीने के बाद मैं जिंदगी का अनुभव करना चाहती हूँ। आपसे, आपके पास बैठकर, आपसे बातें करके मैं जिंदगी को फिर से पाना चाहती हूँ। मुझे उस दिन काफ़ी कामकाज था और अभी केवल 11 बजे थे। मैंने सोचा कि 1 घंटे में वापस लौटकर मैं काम आरंभ करूंगा और श्यामला के साथ मैं मकान पर चला आया। श्यामला ने आते ही नौकर को मकान अच्छी तरह से सजाने का आदेश दिया था। आज यह बिल्कुल बदली हुई श्यामला थी, जिसमें जीवन और उल्लास के प्रति एक अजीब सा मोह जाग उठा था। तरह तरह की बातें वह करती रही मेरे साथ, बिना मतलब की, बिना तरतीब की। उसके आग्रह से मुझे खाना उसके साथ ही खाना पड़ा। दोपहर को खाना खिलाकर ही उसने मुझे अपने यहाँ से लौटने दिया। श्यामला ने अब मुझे अपने से बांध लिया था और मैं प्रसन्न था। वह एकदम बदल गई थी। वह पुरानी श्यामला जिसे मैंने होटल में देखा था, हंसमुख, अल्हड़ और उमंगों से भरी हुई, शायद अब वह उससे भी अधिक हो गई थी। वह एक प्रकार से उच्च श्रृंखला बन गई थी। मुझे लगता था कि मैं श्यामला के साथ अधिक से अधिक बनता जा रहा हूँ, लेकिन वह केवल हंसी खुशी भोग विलास, इसके अलावा उसका कोई अस्तित्व ही न था। जैसे उसमें भावना नाम की कोई चीज न रह गई। इस घटना के प्रायः 1 महीने बाद मुझे एक आवश्यक कार्य से कलकत्ता जाना पड़ा। श्यामला जबरदस्ती मेरे साथ बोली। हम लोग एक शानदार होटल में ठहरे, लेकिन मैं अपने कारोबार के सिलसिले में गया था और इसलिए कलकत्ता के अमोद प्रमोद के जीवन के लिए मेरे पास समय न था। मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि श्यामला अकेले ही इस अमोद प्रमोद के जीवन के आनंद ले रही थी। श्यामला ने अपना संतुलन खो दिया है। मुझे ऐसा लगा उसके जीवन का जैसे एकमात्र लक्ष्य हो गया हो अमोद प्रमोद, चहल पहल। जीवन की रंगीनी में वह अपने को पूरी तौर से खोने लगी थी। श्यामला ने मृत्यु की भयानकता देखी थी ना। मुझे श्यामला के साथ पूरी सहानुभूति थी और चौथे दिन मेरा काम खत्म हो गया। मैं अपना काम समाप्त करके होटल में लौटा। श्यामला एक डांस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने उससे मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरा काम समाप्त हो गया। श्यामला मुझसे लिपट गई। सच? तो फिर आज मैं डांस पार्टी में नहीं जाऊंगी। तुम मेरे पास हो ना। चलो हम दोनों कहीं एकांत स्थान में घूमने चले, जहाँ कोई ना हो सिवा तुम्हारे और मेरे। और हम दोनों बालीगंज लेक की ओर चल दिए। बालीगंज की वह एक झील, चांदनी रात और उसकी मोहिनी। मैं भावावेश में आ गया। श्यामला की यह कवित्वमय बात सुनकर, कितनी शांति है यहाँ, कितना सुख है। आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ। इतना सुख कैसे संभाल सकूंगी? और मैंने श्यामला का हाथ पकड़ा। श्यामला, एक बात कहूँ, मानोगी? श्यामला मुस्कुराई। कोई ऐसी बात न कहिएगा जिसमें जीवन की कुरूप कठोरता हो। मैंने तनिक गंभीर होकर कहा, मैं केवल इतना कहना चाहता था कि हम तुम विवाह कर लें। श्यामला जोर से हंस पड़ी। विवाह? ज्ञानचंद जी, विवाह होता क्या है? एक स्थायी बंधन, यही ना? फिर जैसे वह संभल सी गई। अभी विवाह की ऐसी जल्दी ही क्या है? आप नहीं जानते कि मेरी मन स्थिति साधारण नहीं है। कभी कभी मैं सोचने लगती हूँ कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई। यह राग रंग, यह अमोद प्रमोद, यह सब मेरी जिंदगी का हिस्सा तो कभी नहीं रहा। फिर इस सब के प्रति मुंह कैसे जाग उठा? नहीं ज्ञानचंद जी, मैं आपे में नहीं हूँ। मैं आपके गले में एक पागल स्त्री को कभी भी नहीं बंधने दूंगी। आप आदमी नहीं, देवता हैं। फिर जैसे श्यामला को मेरी भावना का ध्यान आया। ज्ञानचंद जी, मैं आपकी हूँ, इतना सत्य है। इसके बाद और जो कुछ है वह सब दिखावा है। दिखावे की हम परवाह क्यों करें?
मैंने एक बार और श्यामला को समझाने का प्रयत्न किया। श्यामला, आखिर सामाजिक मान और प्रतिष्ठा भी तो कुछ होती है। फिर विवाह बंधन प्रेम की परिणति है। वह सदा के लिए दो प्राणों को एक सूत्र में बांध देता है। श्यामला उसी प्रकार गंभीर रही। दो प्राणियों को एक सूत्र में जो बांध देता है वह प्रेम है। विवाह तो सिर्फ दो शरीरों को एक सूत्र में बांधता है। नहीं ज्ञानचंद जी, विवाह करके हम अपनी स्थिति में परिवर्तन न कर सकेंगे। और जहाँ तक सामाजिक मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उसका रूप भी मैंने देखा है। रानी श्यामला के पास ऊंचे से ऊंचा सामाजिक मान था, उसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी, और यह कहते कहते उसने मेरा हाथ दबाकर पकड़ लिया। इस सुहानी और कवित्वमय रात को हम लोग क्यों ये बेकार की बातें करके बर्बाद करें। कितना सुख मिलता है मुझे आपके साथ। चलिए, अभी समय है कोई फिल्म देखी जाए। फिल्म का सेकंड शो देखकर हम लौट गए। हम बुरी तरह थक गए थे। श्यामला ने सोने से पहले मुझसे कहा, ज्ञानचंद जी, मुझे इस शहर से बड़ा डर लग रहा है। मुझे इस अमोद प्रमोद से बड़ा डर लग रहा है कि कहीं यह सब मुझे निगल ना ले। श्यामला की यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। श्यामला, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। एक ओर तो तुम्हें इस चहल पहल और अमोद प्रमोद के प्रति इतना मोह है, और दूसरी ओर तुम्हें इतना डर लगता है इनसे। श्यामला हंस पड़ी। जिस चीज़ से मोह होता है उसी से तो डर लगता है। मैं सच कहती हूँ, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। और फिर उसने जम्हाई लेते हुए कहा, कल कानपुर के लिए सबसे पहली गाड़ी कौन सी मिलेगी? क्यों, कल पहली गाड़ी की बात कैसे उठी? मैंने पूछा। इसलिए कि कल पहली गाड़ी से चलना है हम लोगों को। मुझे इस कलकत्ता नगर से भी डर लग रहा है। मैंने दूसरे दिन श्यामला को बहुत समझाया कि वह 1-2 दिन और कलकत्ता में रुके, लेकिन न जाने कैसा भय का भाव समा गया था उसकी आंखों में। वह जिद पकड़ गई थी और दूसरे दिन की गाड़ी से मुझे कानपुर लौटना पड़ा। कानपुर आकर फिर मैंने श्यामला से एक प्रकार का परिवर्तन देखा। वह अब शांत और गंभीर हो गई थी। दिन भर वह घर में चुपचाप बैठी रहती थी। शाम को जब मैं घर पर उसके पास आता था, उस समय मानो वह जबरदस्ती हंस के बोलने का प्रयत्न करती थी। मुझे लग रहा था कि श्यामला मुझसे दूर हटती जा रही है। मुझसे ही नहीं, अपने से भी, क्योंकि उसके जीवन पर निष्क्रियता और घुटन अधिकार जमाते जा रहे थे। जिस तरह एक महीना और बीता, और एक दिन जब मैं श्यामला के यहाँ गया, वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। नौकर ने बतलाया कि वह दोपहर की गाड़ी से कहीं चली गई, अपना असबाब लेकर, और मेरे नाम एक पत्र छोड़ गई थी। वह पत्र मेरे पास अब भी सुरक्षित है। एक वही यादगार मेरे पास श्यामला की रह गई है। वह पत्र कुछ यूँ है, मेरे मालिक, आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, यह मैं कैसे बतलाऊँ तुम्हें, जब मैं खुद ही नहीं जानती। ऐसा लग रहा है कि कहीं से कोई बुला रहा है मुझे। वह जीवन राम नहीं है, इतना तुम्हें मैं यकीन दिलाती हूँ। जीवन राम का तो अब कोई अस्तित्व ही नहीं है। वह बेचारा मुझे क्या बुलाएगा। तुम्हें शायद याद होगा, एक दिन मैंने कलकत्ता में कहा था कि मैं तुमसे डरती हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे मोह हो गया है। डर का गुण है भागना। उस दिन मैं कलकत्ता के अमोद प्रमोद की जिंदगी से भागी थी, क्योंकि मुझे उससे मोह हो गया था। आज मैं तुमसे भाग रही हूँ। मैं अब मोह के भार को न संभाल पाऊंगी, लेकिन भागूंगी कहाँ? बड़ा टेढ़ा सवाल है यह। जिंदगी खुद मोह ममता है। इस जिंदगी से तो मरकर ही भागा जा सकता है, लेकिन खुदकुशी करना पाप है। नहीं, मैं खुदकुशी नहीं कर सकती। नहीं तो उसी दिन मैं मर गई होती जिस दिन जीवन राम मुझसे हमेशा के लिए दूर हुआ था। और मैं भाग तो रही हूँ, लेकिन शायद भाग नहीं पाऊंगी। किसी न किसी मोह में मुझे बंधना ही पड़ेगा। कौन सा मोह मुझे बांध सकेगा, यही देखने के लिए जा रही हूँ। मेरी फिक्र न करना मेरे मालिक। दुनिया में इतना सहा है, इतनी ठोकरें खाई हैं कि अब मैं टूट नहीं सकती। मैं जीवन राम की तरह कोमल नहीं, नेक नहीं हूँ, भोली नहीं हूँ। तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मुझ पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, और फिर विपत्ति के उद्धार करने के लिए तुम्हारे जैसा देवता तो है ही मेरी जिंदगी में। मैं जा रही हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक न एक दिन मैं लौटूंगी, मैं वादा करती हूँ। तब तक के लिए विदा। मुझसे अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दोगे। तुम्हारी श्यामला। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और सुनते रहिए भगवती चरण वर्मा की बुक वह फिर नहीं आई।